बच्चों, मैं पंकज सर, केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री गुरु। आज स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 12th का बहुत ही अच्छा चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका थोड़ा सा ब्रीफ क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा है अपन ने। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात की गई थी। जैसे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में अपन ने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, तो उनमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की गई थी। ठीक है, तो आज इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन आज इस चैप्टर के अंदर अपन करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है या ये किससे बनता है, उसके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो या यूं बोल सकते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अब इस बात को देखेंगे। देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स जो है ऐसे मेटल्स जिनमें डी या एफ ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होता है, मीनिंग इनमें डी या एफ ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर अपन देखें, जैसे वैनेडियम का एग्जांपल लीजिए बेटा। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 और इसका अगर अपन आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d3। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, डी के अंदर अगर देखा जाए तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आसानी से भरे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने भरे हुए हैं? केवल 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहाँ पे बिठा लिया। ठीक है बेटा, अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये जो 2 ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल आपके खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे एक खाली मकान है, तो कोई भी किराएदार मकान मालिक के पास जाके कहता है कि भाई साहब किराया चाहिए, किराए पे दे दीजिए। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ ये वैनेडियम तो हो गया मकान मालिक और इस मकान मालिक के 2 कमरे यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, जिनमें लोन पेयर्स पाए जाते हैं। तो लेट इट बी, इसका नाम अपन यहाँ पे एल दे देते हैं क्योंकि उन्हें लिगेंड्स बोला जाता है, तो उसे एल नाम से मैं इंडिकेट करवा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे इसके पास ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर आसानी से इस ऑर्बिटल में फुलफिल कर सकता है। एक और लिगेंड आप कंसीडर कर लीजिए, ये भी लिगेंड इस खाली पड़े हुए ऑर्बिटल के अंदर अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इससे आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, ये लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन तो खुद के वैनेडियम के चल ही रहे थे और 2 लिगेंड्स के द्वारा दिए हुए ये 2 लोन पेयर आसानी से इन ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो गए। मतलब मकान मालिक और किराएदार दोनों का एक छोटा सा रिलेशन बन गया, एक छोटा सा बॉन्ड बन गया। तो बेटा इसी बॉन्ड को या इसी रिलेशन को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या इससे डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है और ऐसे बनने वाले कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। तो बच्चों ये तो था अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक छोटा सा ब्रीफ, एक छोटा सा इंट्रो। अब यहाँ पे पहले इसके बारे में क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ना वो जनरली सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट की बात की जाए तो सॉल्ट क्या होता है, तो हमने देखा है कि बेटा जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जब आपस में एक दूसरे से कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, तो बनने वाले कंपाउंड को सॉल्ट बोला जाता है। अब यहाँ मेटल नॉन मेटल की जगह पे आप चाहें तो एसिड और बेस कंसीडर कर सकते हैं। अब एसिड और बेस के मिलने से जो सॉल्ट बन रहा है, इस वाली रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो भी एक टाइप के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा कि जनरली सॉल्ट जो होते हैं बेटा वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं अपने जो नॉर्मल सॉल्ट, अपने घर पे भी देखने को मिल जाता है। एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा एग्जांपल होता है अपने यहाँ पे कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, NaCl। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे ये KCl, पोटेशियम क्लोराइड भी मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो कॉमन सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें एक कैटायन और एक एनायन पाया जाता है। ठीक है, ओनली 1 कैटायन एंड ओनली 1 एनायन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कैटायन से ज्यादा या एक एनायन से ज्यादा अगर आयन उसमें पाए जाए तो ऐसे सॉल्ट्स को एडिशनल सॉल्ट्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये भी 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आता है अपने यहाँ पे बेटा डबल सॉल्ट और सेकंड नंबर पे जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स या इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब डबल सॉल्ट के एक एग्जांपल के बारे में देखिएगा। आपने क्लास 11 के अंदर टाइट्रेशन किया होगा। अब टाइट्रेशन के अंदर अगर देखा जाए तो जो कॉनिकल फ्लास्क होता है ये कुछ इस टाइप का,
तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने पीपेट की मदद से, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से आपने 20 ml एक सॉल्ट के सॉल्यूशन को इसमें पोर किया था, इसमें आपने डाला था, ठीक है। उसका नाम आपको शायद पता होगा, उसे मोहर सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ मोहर सॉल्ट के फॉर्मूले को भी मैं लिख देता हूँ, दैट इज FeSO4 अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2, ठीक है। अब इसकी खास बात ये है कि इसमें देखो, एक तो यहाँ पे फेरस एक कैटायन हो गया, इसके अलावा अमोनियम एक कैटायन हो गया, और यहाँ पे दो एनाइन दैट इज सल्फेट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। एक एग्जांपल और यहाँ पे अपन कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज कार्नेलाइट। तो इसमें भी 2 कैटायन है और यहाँ पे भी 2 अलग अलग एनाइंस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स के 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इनमें दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक पोटेशियम और एक आयरन फेरस जो है आपके दो यहाँ पे कैटायंस मौजूद है, ठीक है। तो एडिशनल सॉल्ट जो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनाइंस पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों दिखने में एक जैसे हैं बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये जो अपन एडिशनल सॉल्ट की जो 2 एग्जांपल 2 टाइप्स अपन ने देखे थे, एक तो डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मतलब दोनों है तो एडिशनल सॉल्ट पर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है जिससे इन दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो बेटा डबल सॉल्ट की अगर बात की जाए तो डबल सॉल्ट मेनली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें कोई भी डेटिव बॉन्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है बेटा। अब डेटिव बॉन्ड में आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपकी किसी ट्रांजिशन मेटल जिनमें D या F ऑर्बिटल आपके वैकेंट है, उनमें कोई लिगेंड अगर अपने लोन पेयर को डोनेट करता है तब बनने वाले बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। तो आपकी जो डबल सॉल्ट होते हैं उनमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब उसमें डेटिव बॉन्ड नहीं पाया जाता। और यही बात अगर अपन कॉम्प्लेक्स की करते हैं तो उनमें डेटिव बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो आयोनिक और कोवलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर एक छोटा सा समरी देखा जाए तो यहाँ पे ये केवल आयोनिक बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे आयोनिक कोवलेंट के साथ साथ ये डेटिव बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड अगर अपन डिफरेंशिएट देखें तो जब भी किसी डबल सॉल्ट को अगर अपन वाटर में डिसोशिएट करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब जितने भी इसमें कैटायंस और एनायंस है वो पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कार्नेलाइट का एग्जांपल में यहाँ लिख के देखता हूँ, तो ये लीजिए कार्नेलाइट का एग्जांपल। अगर आपने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया तो यहाँ पे जितने भी कैटायंस है दैट इज K+ Mg+2 और Cl- ये पूरी तरीके से यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएंगे, मतलब कैटायंस और एनायंस पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो जब कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करवाया जाता है तो उनमें ऐसा डिसोसिएशन नहीं होता है, दैट इज K+, मतलब अगर पूरे कंपाउंड में देखा जाए तो पोटेशियम एक कैटायन है, आयरन एक कैटायन है और साइनाइड यहाँ पे एक लिगेंड के जैसा वर्क कर रहा है। तो अब इसके बारे में मैं आपको और बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये पोटेशियम एक कैटायन के रूप में अलग होता है और ये जो पूरा ब्रैकेट का जो कंटेंट है, ये पूरा ब्रैकेट का कंटेंट एज इट इज आपके बैठा हुआ रहता है और ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होता। ये सिर्फ एक छोटे से ब्रैकेट एनायन के रूप में बाहर आ जाता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है बेटा अपने आयोनिक डबल सॉल्ट के अंदर और कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो बेटा ये तो बात हुई इन दोनों के बीच के डिफरेंस की, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स की। अब यहाँ पे मेनली जैसे अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्स के बारे में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में है, तो अपन इसी के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, कुछ ऐसा आपकी एसेंशियल पॉइंट्स है जो किसी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए चाहिए होता है। 3 पॉइंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे आता है कि जो कैटायन अपन यहाँ पे काम में लेते हैं उसकी साइज जनरली छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आयरन जो है, आयरन आपके यहाँ पे एक स्मॉल कैटायन के रूप में वर्क कर रहा है। अगर आपने क्लास 11th में एक फजान रूल आता है, अगर उसे पढ़ा है तो फजान रूल में आपने पढ़ा होगा कि जितनी कैटायन की साइज छोटी होती है उसकी पोलराइजेशन की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो बस वही पोलराइजेशन के एबिलिटी के चलते अपन ने यहाँ कैटायन को थोड़ा छोटा रखा। सेकेंड अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है जिसे लिगेंड के नाम से जाना जाता है, उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चार्ज डेंसिटी का मतलब
कि उसमें चार्ज बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। इससे इलेक्ट्रॉनों को या चार्ज को डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। और तीसरे नंबर पे आता है जो कि इस कैटाइन से रिलेटेड है, कि यहाँ जो कैटाइन या जो अपन मेटल की बात कर रहे हैं उसमें कोई डी या एफ ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। इसके बारे में आपको फर्स्ट बता ही चुका हूँ कि वो वैकेंट होने से क्या होता है और कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनते हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। क्या है वो? फर्स्ट डेफिनेशन आती है अपनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इसे कॉम्प्लेक्स आयन भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी है, एक स्क्वायर ब्रैकेट जो अभी अपन देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन का पार्ट है ये। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर जितने भी आपके एटम्स, नॉन एटम मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स जो भी आते हैं उन सबको मिला के ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। जैसा अगर यहाँ पे देखिए एक कोबाल्ट 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ बैठा हुआ है, तो ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाली जो एंटिटी मैंने लिखी है बस इसे ही आपके कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। चार्ज के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है अपने यहाँ पे कैटाइन, नाम से पता लग रहा है ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें या ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, उन्हें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिनमें नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उन्हें एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और जिन पे पम कुछ नहीं होता, बाबा जी की बूटी, ये कुछ इस तरीके से कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर और इसे आपके यहाँ पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपने यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन की अगर अपन बात करें वो होता है सेंट्रल मेटल एटम या इसे आयन भी बोल सकते हैं अपन। इसके बारे में मैं डिफरेंस बता दूंगा। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे फर्स्ट जो एंटिटी होती है, सबसे फर्स्ट जो मेटल का एटम होता है इसे ही सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी खास बात यह है कि ये जो आयरन का एटम मैंने यहाँ पे लिखा है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले लिख लेता हूँ। ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, चार्ज से आपको पता लग ही रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी खास बात यह है कि आयरन जो है वो एक साइनाइड, टोटल देयर आर 6, मैं एक की बात कर रहा हूँ, तो एक साइनाइड से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे एटम जो कि लिगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं यानी सेंट्रल मेटल एटम बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आयन भी लिखा है और एटम भी लिखा है। तो एटम जब यूज किया जाता है जब इस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूँ ना, तो यहाँ निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं है। तो इसी के कारण इसे सेंट्रल मेटल एटम बोला जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो Fe के ऊपर एक चार्ज है, इसी के कारण इसे एक सेंट्रल मेटल आयन बोला जाता है, ठीक है। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है उन्हें लुईस एसिड बोला जाता है। इसी के कारण यहाँ सेंट्रल मेटल एटम को भी लुईस एसिड बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ तीसरे नंबर पे तीसरी डेफिनेशन आती है अपने यहाँ पे लिगेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत काम आएगी अपने। लिगेंड्स जो होता है इसी का अपोजिट होता है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे और ये जनरली अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उन्हें ही लिगेंड बोला जाता है। अब एक बात बताइए कि अगर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था तो उसे तो लुईस एसिड नाम दिया गया था और यहाँ ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इसे लुईस बेस का नाम दिया जाता है। एक रिएक्शन समझिएगा, जैसे कोई एसिड है, यहाँ पे जैसे सेंट्रल मेटल एटम जो है एसिड के रूप में वर्क कर रहा है और कोई बेस है, बेस मतलब जो लोन पेयर अपने कैरी कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई बेस एसिड को अपने लोन पेयर डोनेट करता है तो बस बनने वाला जो कंपाउंड है उसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है और इस पर्टिकुलर बॉन्ड को डेटिव या कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। तो बन गया ये सिंपल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, इसी के कारण इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है। तो ये कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बनना सिर्फ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इसी के कारण कोऑर्डिनेशन को सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ये अपन ने पहले डिस्कस भी किया था। अब यहाँ लिगेंड्स की अगर बात की जाए तो लिगेंड जो है चार्ज के बेसिस पे, क्योंकि कौन सा चार्ज है उनके बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट अगर अपन देखें तो कैटायनिक लिगेंड्स, नाम से पता लग रहा है ऐसे लिगेंड जिन पे कोई पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो NO पॉजिटिव चार्ज, इसे नाइट्रोसोनियम आयन बोला जाता है।
यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर कैरी करता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं अपने यहाँ पे एनायनिक लिगेंड्स। ये भी नाम से पता लग रहा है ऐसे लिगेंड्स जिन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जैसे एक साइनाइड वाला एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, क्लोराइड आप यहाँ पे, या कोई भी हैलोजन आप कंसिडर कर सकते हैं, ये ऑक्जेलिक एसिड आप कंसिडर कर सकते हैं। H+ आयन डोनेट करने के बाद इसे शॉर्ट फॉर्म में OX के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और तीसरा इसका एग्जांपल हो जाता है न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। न्यूट्रल्स का मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बस वो लोन पेयर कैरी करते हैं, ठीक है। अब ये लीजिए वाटर, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पाए जाते हैं। इसके अलावा अमोनिया आप कंसिडर कर सकते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। तो इस तरीके से लिगेंड को चार्ज के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब बेटा लिगेंड्स को चार्ज के बेसिस पे तो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर यहाँ अटैचमेंट की बात करें कि भाई कोई भी लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये कितने एटम्स के द्वारा लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे इसे फर्दर और डिवाइड किया जाता है। तो अटैचमेंट के बेसिस पे इसे सबसे पहले मोनोडेंटेट के रूप में डिवाइड किया जाता है। मोनो की जगह पे आप यहाँ यूनिडेंटेट भी कंसिडर कर सकते हो। मोनो या यूनि का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जो कि एक ही लोन पेयर को डोनेट करते हैं, मतलब सिंगल आपके लोन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप कंसीडर करिएगा जैसे वाटर। अब वाटर में ऑक्सीजन डोनर है, इस पे दो लोन पेयर है, पर एट ए टाइम ये कोई एक ही लोन पेयर को डोनेट कर पाता है, इसी के कारण ये भी मोनोडेंटेट होता है। जैसे मान लीजिए अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक है, कोई भी हैलोजन आप कंसीडर कर लीजिए, वो भी एट ए टाइम एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है। तो ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है डाई या बाई भी इसे बोल सकते हैं, तो डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड इसके नाम से पता लग रहा है, जो कि दो लोन पेयर को डोनेट करते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं EN कंसीडर कर लेता हूँ, EN का मतलब होता है एथेन 1,2 डाइएमाइन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, दोनों नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और दोनों एक साथ अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, इसी के कारण इसे डाइडेंटेड लिगेंड बोला जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और अपन यहाँ पे कंसीडर करते हैं ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड वैसे मैंने वहाँ पे लिखा भी है। ऑक्सैलिक एसिड की अगर बात की जाए तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, दैट्स व्हाई इसे भी एक डाइडेंटेड लिगेंड बोला जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है, वैसे ट्राई ले सकते थे पर 2 से ज्यादा को जनरली अपन यहाँ पे पॉली के नाम से इंडिकेट करवाएंगे। पॉली नाम से पता लग रहा है जिनमें 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी हो। अब यहाँ पे एक सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है अपने EDTA। EDTA का पूरा नाम एथिलीन, ये लीजिए एथिलीन मैंने कंसीडर कर लिया, डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इसमें यहाँ पे ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, यहाँ ये ऑक्सीजन, यहाँ ये ऑक्सीजन, टोटल 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब यहाँ पे EDTA एट ए टाइम 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसी के कारण इसे पॉलीडेंटेड लिगेंड बोला जाता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए अगली डेफिनेशन इसी से रिलेटेड है। अगली डेफिनेशन आती है अपने यहाँ पे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए तो किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड या किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जितने भी लिगेंड्स होते हैं या किसी लिगेंड के द्वारा टोटल जितने आपके डेटिंग बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, बस उस नंबर को ही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे वही शुरू वाला एग्जांपल अपन कंसीडर कर रहे हैं। इसमें देखिएगा कि एक कोबाल्ट 6 अमोनिया से जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि एट ए टाइम अमोनिया एक ही लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो 6 अमोनिया मिलके 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो दैट्स व्हाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अमोनिया है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसके अलावा देखो 6 अमोनिया यहाँ पे अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, इसी के कारण इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और जो थोड़ा ट्रिकी है, इससे कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट का ही एक एग्जांपल और अपन यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड की अगर बात की जाए तो ऑक्सैलिक एसिड मैंने आपको बताया था कि एट ए टाइम ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो 2 लोन पेयर को डोनेट करता है। अब मुझे बताइए एक ऑक्सैलिक एसिड 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो 3 मिलकर टोटल कितना करेंगे, बड़ा ही सिंपल मैथमेटिक्स है, 3 × 2
दैट इज 6। मतलब यहाँ पे 3 ऑक्सैलिक एसिड मिलकर 6 लोन पेयर को डोनेट करते हैं। इसी के कारण इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? 6 होता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो मेनली डिपेंड करता है अटैचमेंट के ऊपर कि कौन सा लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है और उनके बेसिस पे टोटल कितने लिगेंड्स वहाँ पे मौजूद है। बस वहाँ उसको मल्टीप्लाई करवाइए, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इजीली इससे ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हो। बाबा वगैरह बन सकते हो, आप भविष्यवाणी कर सकते हो। कैसे करोगे पूरा देखना पड़ेगा भैया। ये देखिए कैसे करेंगे वो देख लो। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे मान लो भैया किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4 आया। ठीक है, अब अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर है ना 4, तो ये मेटल हो गया अपने और इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से 4 लिगेंड्स इसके साथ डेटिक बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब यहाँ देखा जाए तो इसका शेप कैसा बन रहा है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, पैदल मत बनो, तो दिमाग लगा के देखो कि इसका शेप क्या बन रहा है। ये बन रहा है एक स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और कंसीडर करो। अगर ये ऐसे नहीं बैठ के कुछ इस तरीके से बैठता, ये मेरे कैमरे जैसा ट्राइपॉड जो है जिसमें अगर देखा जाए तो मेटल के चारों ओर ये 4 लिगेंड एक टेट्राहेड्रल शेप बना रहे हैं। 11वीं में पढ़ा होगा, 11th क्लास में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो फटाफट। अब यहाँ स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल, ये एक छोटी सी ज्योमेट्री मैंने प्रेडिक्ट कर ली। अब यहाँ एक एग्जांपल जैसे मान लो 5 का लेके देखते हैं। ठीक है, अगर किसी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए 5 है तो उसके अंदर ये मेटल हो गया, ये 3 लिगेंड कुछ इस तरीके से एक ही प्लेन के अंदर आपके ट्रायंगल ऊपर एक्सियल और नीचे एक्सियल के ऊपर एक एक लिगेंड और बिठा दीजिए। तो अब यहाँ पे कैसा शेप बन रहा है? ये बन रहा है ट्रायंगल बाइपिरामिडल। और एक लास्ट, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, इसको मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ। देखो एरो बनाते हैं, देख लेना। ये लीजिए ये मेटल और कुछ इस तरीके से बस ट्रायंगल की जगह पे यहाँ एक ही प्लेन में ये बन गया स्क्वायर। ये चारों लिगेंड यहाँ स्क्वायर में बैठे हुए, एक्सियल पोजीशन पे 2 लिगेंड और बैठे हुए। तो यहाँ पे अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो इसे ऑक्टाहेड्रल शेप बोला जा सकता है। चाहो तो इसे स्क्वायर और बाइपिरामिडल भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर से ज्योमेट्री को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों अब यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड लास्ट, ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, छोटा सा अपन यहाँ पे टॉपिक और कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए तो बाइडेंडेड या ट्राई जितने भी पॉलीडेंडेड लिगेंड होते हैं ना, उनकी बहुत अच्छी बात होती है, बहुत एक खास बात होती है। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल कंसीडर कर लीजिएगा। कोई एक मेटल है, अब जैसे मान लीजिए ये एक लिगेंड यहाँ पे अपन ने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ये जो लिगेंड है एक नहीं, एक साथ दो अपने यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। दो डेटिव बॉन्ड बनाने का मतलब एक साथ दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मेटल के साथ जो ये लिगेंड का जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, एक क्लोज रिंग जैसा बन रहा है। चलो एक और एग्जांपल इसमें ऐड करके देख लीजिए। एक लिगेंड और यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए और एक और लिगेंड आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों लिगेंड मिलके 3-3 रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब भी किसी पॉलीडेंडेंट लिगेंड की बात की जाए ना, तो पॉलीडेंडेंट लिगेंड मेटल के चारों ओर एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिंग को एक चैलेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे आप खुद सोचिएगा कि अगर लिगेंड एक सिंगल बॉन्ड बना है और एक लिगेंड यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बना है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ डबल बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसी के कारण जनरली जितने भी चैलेट्स होते हैं या जितने भी चैलेट लिगेंड होते हैं, वो जनरली नॉर्मल मोनोडेंडेंट से ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस लिगेंड को तो चैलेट लिगेंड बोला जाता है और इस फंडे को चैलेशन बोला जाता है। अब जैसे इसके ऊपर बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता है कि भाई इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, आप बताइए। अब आप खुद कंसीडर करिए, देखिए यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, अब इनमें अगर देखा जाए तो ये साइनाइड एक मोनोडेंटेड है और यहाँ ये ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलेट एक डाइडेंटेड है, मतलब ओवरऑल पॉलीडेंटेड है। और यहाँ पे ये चैलेट लिगेंड के जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात, डबल बॉन्ड बना रहा है। इसी के कारण यहाँ पे इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो बस एक छोटा सा फंडा आपको ध्यान रखना होता है। इसके वजह से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और बेटा जाते जाते
एक नोट और कंसिडर कर लेते हैं और आज का टॉपिक यही कंसिडर करते हैं, आज यही खत्म करते हैं। बेटा लिगेंड्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है अपने यहाँ पे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, सेकंड नंबर पे आता है अपने यहाँ पे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। नाम से इसको ध्यान रखना, होमो मतलब होमोजीनियस, ऐसे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एक ही टाइप के लिगेंड्स पाए जाते हैं उन्हें होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। अब यहाँ देखिएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट की पूरी एंटिटी हो गई कॉम्प्लेक्स आयन, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद हो गया सेंट्रल मेटल आयन, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कोई भी बैठा हुआ रहता है उसे काउंटर आयन बोला जाता है। तो बस इस सेंट्रल मेटल आयन के आगे जो 6 साइनाइड है, मतलब ये एक ही टाइप के लिगेंड मौजूद है, इसी के कारण इसे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा कि कोबाल्ट जो कि सेंट्रल मेटल आयन, इसके साथ साथ दो अलग अलग टाइप की स्पेशीज है, दो अलग अलग टाइप के लिगेंड मौजूद है, 4 तो अमोनिया के हैं और 2 क्लोराइड के यहाँ आयन मौजूद है। तो जब भी आपके दो अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जब लिगेंड्स पाए जाते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये बाहर वाला जो है ये काउंटर आयन के रूप में वर्क कर रहा है, जैसे यहाँ ये पोटेशियम और यहाँ ये क्लोराइड आयन आपके काउंटर आयन के रूप में वर्क कर रहा है, ठीक है बेटा। तो आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं।